हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को हम लोग स्प्रेड फैक्टर या बेल्ट फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए एक्सप्लेन स्प्रेड फैक्टर, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ही है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को हम लोग केडी से डिनोट करते हैं। इसके पहले वीडियोस में हमने देखा था केपी या केसी जो कोऑर्डिनेट फैक्टर था। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स की। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के लिए हमने जो ये फिगर बनाया हुआ है, ये स्लॉट्स हैं। ठीक है, वो एक ही डिस्टेंस पर सारे स्लॉट्स रखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो वाइंडिंग्स होती है सिंक्रोनस मशीन में, हमने बिगनिंग से ही बताया, जो वाइंडिंग्स होती है वो डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर की होती है। और क्या होता है, इसमें कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग नहीं होती है। कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग क्या होती है, जो एक ही जगह पर रहती है। ठीक है, उसकी सारी की सारी जो मतलब कि प्रोसेस है वो एक ही जगह होती है, सिंगल फेज में ही कवर हो जाती है। बट डिस्ट्रीब्यूशन में सारी बाइंडिंग्स कैसी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर्स की होती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर अगर हम किसी पॉइंट से देख रहे हैं, किसी पॉइंट से इसको मेजर कर रहे हैं, तो हर पॉइंट पर अपना एक एंगल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर बाइंडिंग्स डिस्ट्रीब्यूटिव इधर भी है, इधर भी स्लॉट्स जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ बाइंडिंग्स हैं। तो हमने सब जगह से देखा कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है एक बाइंडिंग, एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट के बीच में, तो वो बीटा बन रहा है। ओके, जब बीटा एंगल बन रहा है तो हम क्या देख रहे हैं, तो अब क्या होगा, थ्री फेज बनाने के लिए कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस होगा, जो फेज डिफरेंस बीटा है। बीटा सिंक्रोनस मशीन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदाउट बीटा हम सिंक्रोनस मशीन की वाइंडिंग्स या उसके एंगल्स को कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं। ओके, तो अगर हम बीटा की बात करें तो बीटा मैकेनिकल, चूंकि ये पूरा का पूरा क्या है, सर्किल फॉर्मेट में है, तो 360 डिग्री लेंगे। बीटा मैकेनिकल की वैल्यू हो जाएगी 360 अपॉन नंबर ऑफ स्लॉट्स मैकेनिकल में। थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू P/2 थीटा मैकेनिकल। ठीक है, सिमिलरली बीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू P/2 बीटा मैकेनिकल। ठीक है, अब हमने क्या किया कि P/2 से अगर हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा थीटा इलेक्ट्रिकल आ गया। 2 से ये जो कैंसिल हुआ तो 180 टाइम्स हुआ, तो 180 P अपॉन ऑफ नंबर ऑफ स्लॉट। हमने P को नीचे लेके गए, 180 अपॉन नंबर ऑफ स्लॉट पर फेज। ठीक है, एम हमने क्या माना, नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल पर फेज। ठीक है, एम हमने कैसे माना, सपोज दैट यहाँ पर हमारा जो भी फंक्शन है वो बीटा है, और जो इतने हैं ये एम नंबर ऑफ स्लॉट्स के लिए हैं, तो ये हमने एम फैक्टर मान लिया। तो हमने क्या किया, एम को क्या लिखा, एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज। अगर थ्री फेज की बात करें, चूंकि मैं बात थ्री फेज की करनी है, तो थ्री फेज की बात करेंगे तो वहां पे कितने पोल होंगे, 12 पोल होंगे। तो 12 पोल होने की वजह स्लॉट्स कितने हो जाएंगे, 48। जो इस तरीके से ये स्लॉट्स बन रहे थे वो स्लॉट्स कितने हो जाएंगे, 48। ठीक है, 48। अगर ये हमारे स्लॉट्स 48 बन रहे हैं तो सिंगल फेज में कितने हो जाएंगे, सिंगल फेज के लिए 4 पोल की नीड होगी, तो स्लॉट्स कितने हो जाएंगे, 12 स्लॉट्स। बीटा इज द एंगल बिटवीन टू स्लॉट्स। ठीक है, तो साइन बीटा बाई 2। सपोज दैट हमने यहाँ पर जैसे ये बनाया हुआ था इस तरीके से, ये बीच में बाइसेक्ट की हुई है लाइन। बाइसेक्ट करने से क्या होगा, जो ये पूरा का पूरा बीटा था, अगर बाइसेक्ट करेंगे तो हाफ क्या हो जाएगा, बीटा बाई 2 हो जाएगा। तो अब बीटा बाई 2 ये हमने छोटी सी डिस्टेंस मानी है, क्या एक्स मानी है, ये पूरी की पूरी डिस्टेंस कितनी आर है। तो साइन बीटा बाई टू के सामने का जो लाइन होती है दैट इज द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर एक्स से हाइपोटेन्यूज आर है, तो एक्स अपॉन आर हो जाएगा। तो यही लिखा हुआ है, साइन बीटा बाई टू इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, एक्स इज इक्वल टू आर साइन बीटा बाई टू। फॉर मैनी स्लॉट्स, कई स्लॉट्स के लिए हम क्या करेंगे, एंगल में ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एम हमारा क्या था, जितने भी स्लॉट्स ले रहे थे हमने यहाँ पर पूरा का पूरा क्या मान लिया था, एम मान लिया था। एम चूंकि डिस्ट्रीब्यूटिव बाइंडिंग है, तो जो एम का मल्टीप्लाई होगा वो एंगल्स में होगा। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए 2r साइन बीटा बाई टू, 2r साइन एम बीटा बाई टू। एम नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल पर फेज, ये जरूर याद रखना, एम इज वॉट। कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग के लिए एम का मल्टीप्लाई, चूंकि एक ही जगह बाइंडिंग सारी हो रही हैं, तो हमारे काफ़ी दूर दूर तक स्लॉट्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक ही जगह सारी बाइंडिंग्स हो जाएगी, तो हम एम टाइम्स यहीं पर ही ले लेंगे, एम टाइम्स ऑफ 2r साइन बीटा बाई टू। ई आर अपॉन ई आर डिस्ट्रीब्यूटर अपॉन ई आर कॉन्सेंट्रिक इज इक्वल टू, ये दोनों का जो वैल्यूज आई वो लिख दी। तो हमारे फाइनली यही जो होता है, ई आर डिस्ट्रीब्यूटर अपॉन ई आर कॉन्सेंट्रिक इज इक्वल टू जो होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड के डी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। जो कैंसिल होकर टू आर कैंसिल हो गया, तो हमारा फाइनली ये आ गया। क्योंकि बीटा बाई टू इज वेरी स्मॉल, तो साइन बीटा बाई टू भी कितना हो जाएगा, साइन बीटा बाई टू के बराबर हो जाएगा। तो के डी इज इक्वल टू फाइनली वैल्यूज क्या आ गई, साइन एम बीटा बाई टू। ओके,
नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन की बात करते हैं तो द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन दी मेन फ्लक्स इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शंस कहाँ पर होती है? बेसिकली जो आर्मेचर वाइंडिंग्स होती हैं वो कहाँ होती हैं? स्टेटर पर होती हैं। तो स्टेटर पर ही हमारा आर्मेचर फ्लक्स होगा और उसका जो इफेक्ट होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? आर्मेचर रिएक्शन, जिसकी वजह से फ्लक्स इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है ना, ईएमएफ इंड्यूस्ड में चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आर्मेचर रिएक्शन। केस वन में क्या है? यहाँ पर दो केस हैं, फील्ड फ्लक्स और रिजल्टेंट फ्लक्स। फील्ड फ्लक्स मतलब फील्ड वाइंडिंग आपकी रोटर में थी तो वहां पर जो फ्लक्स होगा वो फील्ड फ्लक्स होगा, है ना। और रिजल्टेंट फ्लक्स क्या होगा? जो आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग का रिजल्टेंट होगा। ये फील्ड वाइंडिंग हो गई, फील्ड फ्लक्स होगा, और ये आर्मेचर फ्लक्स हो गया। इसका जो रिजल्टेंट एफ आर वो आपका क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट फ्लक्स। तो फील्ड फ्लक्स इज ग्रेटर देन द रिजल्टेंट फ्लक्स, तो दैट मीन्स द मशीन ओवर एक्साइटेशन फेज। केस 2, जब फील्ड फ्लक्स लेस देन रिजल्टेंट फ्लक्स, द मशीन वर्क्स ऑन अंडर एक्साइटेड स्टेट। ओके, आई हैव डिस्कस 3 पावर फैक्टर। पावर फैक्टर तो सबको पता होगा। पावर फैक्टर को कैसे डिनोट करते हैं? cos फाई से। cos फाई कब हमारा मैक्सिमम होगा? जब हम cos 0 लेंगे। और कब मिनिमम होगा? जब हम cos 90 लेंगे, क्योंकि cos 90 पर cos की वैल्यू 0 होती है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे यूनिटी पावर फैक्टर की। यूनिटी पावर फैक्टर कब होगा? पावर फैक्टर यूनिटी कब होगा? जब वोल्टेज और करंट आर इन सेम फेज, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा वोल्टेज और करंट में, तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? यूनिटी पावर फैक्टर। जनरेटर और मोटर दो ही की बात कर रहे हैं सिंक्रोनस में हम। तो जनरेटर की बात करते हैं। जनरेटर का हमने फिगर ये ड्रॉ किया है, ये आपकी क्या है? डॉट साइड है, ये आपकी क्रॉस साइड है। जनरेटर में याद रखना, ऊपर जो टिप लेते हैं वो डॉट लेते हैं और नीचे जो टिप लेते हैं वो क्रॉस टिप लेते हैं। डॉट से स्टार्ट किया तो डॉट 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 सारे रहेंगे, क्रॉस इस तरफ इस क्रॉस से स्टार्ट हुआ तो क्रॉस रहेगा। जब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हमारा इस साइड में है तो उसको हम जिस तरफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होगा उसको हम लीडिंग पोल टिप कहेंगे। जिसके बाद एंड में डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होगा उसको ट्रेलिंग पोल टिप कहेंगे। ओके, आर्मेचर वाइंडिंग इज ऑन स्टेटर, फील्ड वाइंडिंग इज ऑन रोटर। ये तो हम शुरुआत से ही आपको बताते जा रहे हैं, है ना। ओके, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग का जो फ्लक्स है वो कैसा होगा? फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स नॉर्थ पोल से बाहर निकल रहा है। फील्ड वाइंडिंग में जो फ्लक्स है वो नॉर्थ पोल से। ओके, अब एक चीज और हम लोग देख लेते हैं कि क्रॉस में जो सपोजेड इस तरफ क्रॉस लगा हुआ है, ये आपका क्रॉस है, तो क्रॉस से इंसर्ट अगर कर रही है फील्ड में, मतलब जो भी हमारी एमएफ जो भी हैं, और डॉट से बाहर निकल रही है, क्योंकि क्रॉस से इंसर्ट कर रही है, डॉट से बाहर निकल रही, तो मतलब हमने ये, तो जो थंब है वो हमारा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को शो करेगा। ओके, हमने मोटर की बात करी तो जब हम जनरेटर देख रहे ऊपर डॉट था नीचे क्रॉस था, मोटर में ऊपर क्रॉस है नीचे डॉट है, और इसमें जो फ्लक्स है फाई इज इक्वल टू फाई एम कॉस ओमेगा टी, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन डी फाई ओवर डी टी एंड फाई एम ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो हमारा ये किस फॉर्म में आ जाएगा? साइन फॉर्म में। अगर हमें फाई को भी इसी साइन फॉर्म में बनाना है तो कॉस को हम क्या लिखेंगे? साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90। कॉस को हम अगर साइन बनाना है तो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90, क्योंकि कॉस साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो हमने इसी तरीके से इसको लिख लिया, ई का यही साइन ओमेगा टी, फाई को भी हमने साइन ओमेगा टी प्लस 90 फॉर्म लिख लिया। फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स मेन फ्लक्स होता है। ये हमने ये लाइन इसीलिए लिखी क्योंकि क्रिएट कौन कर रहा है ईएमएफ? क्रिएटर तो हमारा रोटर ही है ना, रोटर ही तो रोटेट कर रहा है, रोटरी की वाइंडिंग तो फील्ड वाइंडिंग है, तो वो जो फ्लक्स होगा वो कैसा होगा? मेन फ्लक्स होगा। इट इज ऑल्सो अ क्रिएटर ऑफ फ्लक्स। तो क्रिएटर कैसे हो गया? वही मैंने बताया कि अभी जो रोटर है, रोटर क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। रोटेट करने से जो भी उसकी फ्लक्स जनरेट हो रही है, स्टेटर फाइनली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हम लोग इस फिगर को अगर देखते हैं तो इस फिगर में क्या होता है? इस फिगर को हमने देखा तो इस फिगर में हमने एक चीज नोटिस की, एक मिनट। नेक्स्ट हम लोग इस फिगर को जब देख रहे हैं तो इस फिगर में क्या फाई एफ और ई और इस तरीके से बने हुए हैं। अरे ये क्या किया? फील्ड फ्लक्स है, ये आपकी ईएमएफ हो गई। ओके, ईएमएफ क्यों 90 डिग्री हमने फेज शिफ्ट किया? क्योंकि अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन में देखा हुआ है फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ 90, मतलब कि जो फ्लक्स है वो 90 डिग्री आपका क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। किससे? ईएमएफ से। ईएमएफ से फ्लक्स 90 डिग्री लीड कर रहा है। ये जो हमारी दो इक्वेशन है इसमें हमें समझ में आ रहा है। ओके,
नेक्स्ट हमने देखा कि चलो ठीक है, हमने क्या लिया, इसको लीड कर रहा है। अब जो हमारी करंट है इन सेम फेज, वो क्योंकि ई क्या है आपका वोल्टेज है और आई ए क्या आर्मेचर करंट है इन सेम फेज, तभी तो यूनिटी पावर फैक्टर होगा। तो आई ए हमारी क्या होगी इन सेम फेज, तो आई ए है तो वहां पर ही क्या होगा फाई ए आर होगा, क्योंकि करंट इज ऑल्सो क्रिएटर ऑफ फ्लक्स, आर्मेचर करंट इज ऑल्सो क्रिएटर ऑफ फ्लक्स। ओके, तो जब ये हो गया तो हमने क्या किया, इसका रिजल्टेंट निकाल दिया। रिजल्टेंट निकला तो हमारा रिजल्टेंट क्या है, फाई आर आया। फाई आर से भी तो ई आर वही सेम चीज होगी, 90 डिग्री लग रही, तो इसका जो ई आर होगा वो भी 90 डिग्री लैग हो गया। ओके, आइए क्या आर्मेचर करंट एंड इट्स फ्लक्स इज फाई आर, वही चीजें लिखी हैं, इट इज द क्रिएटर ऑफ आर्मेचर फ्लक्स। अब एक चीज और हम आपको बता देते हैं, कि इसमें जनरेटर में फ्लक्स का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ हो रहा है, ट्रेलिंग पोल टिप पर हो रहा है। ठीक है, ये जो लिखा है ट्रेलिंग पोल टिप, ट्रेलिंग पोल टिप हमने आपको बताया था कहाँ था, एंड में आ रहा था। सबसे पहले लीडिंग पोल टिप आ रहा था, नेक्स्ट इज ट्रेलिंग पोल टिप। तो जो हमारा जनरेटर में क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन, फ्लक्स का कॉन्सेंट्रेशन ट्रेलिंग पोल टिप पर आ रहा है। कैसे आ रहा है, हमने यहाँ पर एफ मतलब फील्ड फ्लक्स मान लिया, यहाँ पर दिखा देते हैं, फिर से दिखा देते हैं, ये आपका फील्ड फ्लक्स हो गया। ठीक है, और आर्मेचर फ्लक्स आपका इधर हो गया एफ ए आर। ठीक है, फाई ए आर लिख लो, एफ ए आर। तो इसका रिजल्टेंट कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ हो रहा है, तो ट्रेलिंग पोल टिप पर ही तो आ रहा है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, वही चीज हमने यहाँ पर नोट डाउन कर दी है। ट्रेलिंग पोल टिप पर होता है इन केस ऑफ जनरेटर। फॉर यूनिटी पावर फैक्टर कॉन्सेंट्रेशन फ्लक्स इज ऑन ट्रेलिंग पोल टिप। तो कैसा हमारा सिस्टम हो जाएगा, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन क्यों, क्योंकि क्रॉस पर ही हो रहा है, ये सारी चीजें दिख रही हैं आपको, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन क्रॉस पर ही हो रहा है। अब हम मोटर की बात करते हैं, तो मोटर में क्या होता है, मोटर में जस्ट उल्टा होता है। जनरेटर में डॉट ऊपर था, तो मोटर में क्रॉस ऊपर है और डॉट नीचे है। सेम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी हम इसी तरफ रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लीडिंग पोल टिप है और यहाँ पर ट्रेलिंग पोल टिप है, सेम वही चीजें हो गई। अब क्या है, आर्मेचर फ्लक्स की डायरेक्शन भी यही रहेगी। ओके, ये भी चीज समझ में आ गई। अब क्या होगा, नेक्स्ट हमने देख लिया फिगर। जब हम इसके फिगर में देखेंगे तो इसका जो फेजर डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। क्यों, क्योंकि हमारा डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर के रोटेशन है वो अपर साइड क्रॉस होने से, याद रखना, अपर साइड क्रॉस और नीचे की साइड डॉट होने से इसका जो आर्मेचर का जो डायरेक्शन है फ्लक्स का वो इस तरफ हो जाएगा। उसमें डॉट ऊपर था इसलिए इस तरफ था। ठीक है, तो इस साइड होने से ये फिगर में क्लियर भी हो रहा है, एफ 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 ए आर और फाई आर, इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा फाई आर। तो जब इस तरफ होगा तो इस तरफ हमारा क्या हो जाएगा, इस तरफ हमारा फ्लक्स कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। तो जनरेटर का फ्लक्स कॉन्सेंट्रेशन कहाँ होता है, जनरेटर का फ्लक्स कॉन्सेंट्रेशन लीडिंग पोल टिप पर होता है। और ये चीज याद रखना, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन और लीडिंग पोल टिप, मतलब यूनिटी पावर फैक्टर में क्रॉस मैग्नेटाइजेशन पर रहेगा और जो हमारा वो रहेगा वो लीडिंग पोल टिप पर। ओके, जीरो पावर फैक्टर की बात करते हैं, जीरो पावर फैक्टर लैग, ये चीज जरूर याद रखना। लैग का मतलब ये हो गया कि वोल्टेज सपोज दैट ये है तो करंट आपकी लैग कर रही है 90 डिग्री, क्योंकि कॉस 90 डिग्री पर ही जीरो होगा, तभी इसका नाम जीरो पावर फैक्टर लैग रखा गया। ईएमएफ से आर्मेचर करंट 90 डिग्री लैग करेगी। सेम फिगर वही बना दिया, डॉट इस तरफ क्रॉस इस तरफ। और इसके बाद आर्मेचर करंट इज द क्रिएटर ऑफ आर्मेचर फ्लक्स, ये तो हमने बताया ही था। और रिजल्टेंट क्या होगा, फाई एफ माइनस ऑफ फाई ए आर। क्यों, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में आपका क्या हो रहा है, जैसे कि ये ई है, ये है, तो फाई ए आर नीचे है, फाई एफ ऊपर है। अगर हम ये सपोज एक एग्जांपल सेट कर लें, 7 यहाँ पर है और यहाँ पर 5 है, और ये हमारी एक डायरेक्शन हो गई एक्स एक्सिस की, तो टोटल हमें इसको हटाना है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, 7 माइनस 2 लिख देंगे, तो माइनस कर दिया है। तो फाई एफ क्या है, ग्रेटर देन फाई आर, ओवर एक्साइटेड स्टेट कही जाती है। ठीक है, जनरेटर बिहेव ओवर एक्साइटेड, जनरेटर कैसा बिहेव कर रहा है, ओवर एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि हमने बताए थे केस 1 केस 2 हमने कहाँ बताए थे, स्टार्टिंग में ही आपको बताए थे, फील्ड फ्लक्स ग्रेटर देन रिजल्टेंट फ्लक्स, तो ये हो जाएगा ओवर एक्साइटेशन। सेम यहाँ पर भी यही है कि फील्ड फ्लक्स इज ग्रेटर देन द रिजल्टेंट फ्लक्स, तो दैट इज द ओवर एक्साइटेशन स्टेट। ओके, मोटर के लिए कर लेंगे, तो मोटर के लिए क्या हो जाएगा, जीरो पावर फैक्टर लैग को भी हम लोग पढ़ रहे थे, तो हमने एक चीज़ और हमें यहाँ पर बतानी है कि जीरो पावर फैक्टर में क्या होगा, कि जो ये ओवर एक्साइटेड स्टेट कैसे आ रही है, फाई एफ ग्रेटर देन फाई आर कैसे हो रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 7 ले रहे हैं और यहाँ पर 5 ले रहे हैं, तो हमारा रिजल्टेंट क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। रिजल्टेंट फाई एफ से कम है ना,
तो 5F ज़्यादा है ना, तो 5F ग्रेटर देन 5R होगा, तो ओवर एक्साइटेड स्टेट होगी जनरेटर में। अब यहाँ पर मोटर की बात करते हैं, तो हमने इसको सपोजिट घुमा दिया, तो ऊपर क्रॉस है नीचे डॉट है, तो आर्मेचर किस तरफ, ये जरूर याद रखना, ऊपर क्रॉस नीचे डॉट, तो आर्मेचर किस तरफ होगा, आर्मेचर इस डायरेक्शन में होगा, तो 5AR इस डायरेक्शन में होगा। और चूंकि घुमा दिया है तो N इस तरफ है, तो N से इंसर्ट कर, N से निकलेगा और S पे इंसर्ट करेगा, नॉर्थ से निकलेगा, तो फील्ड फ्लक्स किस पर निकले, नॉर्थ से, तो 5F की भी डायरेक्शन यही होगी, तो 5AR प्लस 5F मिलकर क्या बनेंगे, 5R बनेंगे। तो 5F अगर सपोज दैट 7 है और ये आपका 5AR 2 है, 7 है और ये 5AR 5 है, तो 5R क्या हो जाएगा, 7 प्लस 5 12 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना 5F से, तो 5F इज लेस देन 5R। तो अंडर एक्साइटेड स्टेट इन केस ऑफ लैगिंग। ओके, तो ये चीज याद रखना, ओवर एक्साइटेड इन केस ऑफ जनरेटर डीमैग्नेटाइजेशन बिहेव करेगा, और 5F लेस देन 5R इन केस ऑफ मोटर डायरेक्टली मैग्नेटाइजेशन होगा। ओके, R इज इक्वल टू 5F प्लस 5R, जीरो पावर लीडिंग। तो लीडिंग क्या, जो आपका वोल्टेज है उससे फ्लक्स, जो आर्मेचर करंट है वो लीड करेगी 90 डिग्री, तो लीड कर दिया, तो लीड करने से जो हमारा जनरेटर का केस देखेंगे, तो जनरेटर के केस में फील्ड भी इस तरफ होगी और आर्मेचर करंट भी इस तरफ होगी, और उसकी वजह से जो आपका फ्लक्स आ रहा है वो भी इस तरफ होगा, तो रिजल्टेंट ज़्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि ऐड हो रहे हैं, तो 5R रिजल्टेंट इज ग्रेटर देन 5F, तो अंडर एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी, मैग्नेटाइजिंग इन नेचर फॉर जनरेटर, मोटर के लिए जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो ये डीमैग्नेटाइजेशन नेचर हो जाएगा। ये चीज़ें तो अभी वैसे भी क्लियर हो ही रही होंगी। ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर एक्ट एज अ लीडिंग पावर फैक्टर, आर्मेचर रिएक्शन छोटे से फॉर्म में हुए, जनरेटर ओवर अंडर में, मोटर ओवर अंडर में, ओवर में लैगिंग पावर फैक्टर डीमैग्नेटाइजिंग, लैगिंग अंडर में लीडिंग पावर फैक्टर मैग्नेटाइजिंग, मोटर ओवर में लीडिंग पावर फैक्टर डीमैग्नेटाइजिंग, अंडर में लैगिंग पावर फैक्टर मैग्नेटाइजिंग। ओके।